आज 29 नवंबर 2024। हमारी पहली न्यूज़ है श्रीनगर से, जहाँ पे श्रीनगर को इस साल जून में 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने एक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दे दिया। तो उसी को लेके वहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं या कुछ मीटिंग हो रही है। जो आर्टिशन है कश्मीर के, वो कहते हैं कि काफ़ी जो हैंडीक्राफ्ट से कश्मीर का उनका जो ओरिजिन है, उनका जो रूट्स है, वो आता है सेंट्रल एशियन कंट्री से। जो टेक्निक सेंट्रल एशियन कंट्री में फॉलो की जाती है जो ट्रेडिशन बनाने के लिए, जो हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए, वही टेक्निक हमारे कश्मीरी क्राफ्ट पर्सन पीपल यूज़ करते हैं। एक और नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है जैनुल अबिदीन का। यूपीएससी में ऑप्शनल अगर आपका हिस्ट्री है तो मेडिवल हिस्ट्री में बहुत बार इन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हो सकता है जीएस 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या रोल था जैनुल अबिदीन का मेडिवल हिस्ट्री में। कश्मीरी सल्तनत के ये 9 सुल्तान थे 15वीं सेंचुरी में। उन्होंने प्रमोट किया था लोकल वुड कार्विंग इंडस्ट्री को। उसके लिए मास्टर आर्टिशन को बुलाया गया था सेंट्रल एशिया की कंट्री से, जैसे समरकंद, बुखारा एंड पर्शिया। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तब जो क्राफ्ट का इंटरेक्शन था बिटवीन कश्मीर एंड सेंट्रल एशियन की जो कंट्री थी वो काफ़ी हद तक कम हो गया, और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया जब 1947 में कश्मीर की चारों तरफ बॉर्डर बननी शुरू हो गया। श्रीनगर में एक आर्ट है, उसका नाम है सोजिनी आर्ट। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है। ये जो सोजिनी आर्ट है ये काफ़ी हद तक प्रभावित है उज्बेकिस्तान के सुजानी वर्क से। हम देखते हैं कि कश्मीर की जो कारपेट इंडस्ट्री है उसका लिंक हमें मिलता है ईरान से, क्योंकि कारपेट जो पैटर्न से उसके जो नाम से वो नाम ना ईरानियन सिटी पे दिखाई देते हैं, जैसे काशान, किरमान, तबरीज, इस्पान और मेशात। हमने अभी जो न्यूज़ पढ़ी है ये जीएस1 में हमें काम आएगी इंडियन कल्चर में, जहाँ पे आता है डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, और जीएस2 में आता है इंटरनेशनल रिलेशन। अगर हमें इंडिया और सेंट्रल एशिया पे कुछ लिखना हो तो कल्चरल के पॉइंट से हम एक लाइन या ये न्यूज़ को कोड कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। ये न्यूज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पॉटलाइट पेज पे आर्टिकल बड़ा अच्छा है, पढ़ने में आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसमें से पॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिंक करेंगे जीएस3 में, साइबर क्राइम से, इंटरनल सिक्योरिटी से, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से। हमें सबको पता है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। 2024 में भारत में कम से कम 92,000 डिजिटल अरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है, और जिसमें उनको चीट किया गया है कम से कम 2140 करोड़ रुपीस है। एक हमारी एक एजेंसी है, उसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। जीएस3 का एक टॉपिक है सिलेबस का, वेरियस इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। ये काफ़ी उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। एक नोडल बॉडी है फॉर मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम ट्रेंड्स। जो क्रिमिनल्स वो क्या करते, कलेक्ट करते पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी या किसी की भी, और उनको फ़ोन कॉल करते, वीडियो कॉल करते, और उनको विक्टिम बनाते। वो खुद दिखाते कि वो ऑफिशियली वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, और उनके साथ में और भी आरबीआई के ऑफिसर भी है, और एक डर का ऐसा माहौल बना जाता है। उसमें से आपसे पैसे वसूल किए जाते हैं। जीएस3 में और एक टॉपिक है ऑर्गेनाइज क्राइम, उसमें सब टॉपिक है ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम्स। I4C
अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनका कहना है कि इंडियंस कम से कम 1.2 लाख करोड़ रुपीस, रफली हमारे जीडीपी का 0.7% लॉस कर जाएंगे अगले साल तक ड्यू टू साइबर फ्रॉड्स। यहाँ पे एक अच्छा कीवर्ड आया है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, GS3 में, सेंट्रल सिक्योरिटी में हमें काम आएगा। या प्रीलिम फैक्ट्स क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज स्कैम कंपाउंड्स। अभी समझेंगे हम स्कैम कंपाउंड होता क्या है। तो I4C उन्होंने आइडेंटिफाई किया है आसियान कंट्री में, जैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और अजरबैजान, दैट रिसेंबल कॉल सेंटर। यहाँ से आपको बहुत सारी फेक कॉल आती है। कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि इंडियन यूथ्स, उनको रिक्रूट किया जाता है कि आपको आईटी में काम करना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मिलेगा, और आपको लेके जाते हैं थाईलैंड में। जैसे आप थाईलैंड में आ जाते हैं, फिर आपको वहाँ से उठाया जाता है और लेके जाते हैं बॉर्डर की तरफ, जैसे कंबोडिया में, म्यांमार में या लाओ पीडीआर में। उनका कहना है कि अराउंड अब तक 1300 जो इंडियंस है उनको वहाँ से निकाला गया स्कैम कंपाउंड से बिटवीन मई और अगस्त दिस ईयर। मतलब वो आपको बुलाते हैं थाईलैंड में किसी और पर्पज़ के लिए कि आपको आईटी में काम मिलेगा या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में काम मिलेगा, लेकिन वहाँ जाके वो आपको फंसा देते हैं। अगला टर्म है म्यूल बैंक अकाउंट्स। म्यूल बैंक अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है कि आपके अकाउंट में कैसे पैसे आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो पैसों को कैश निकालेंगे और जिन्होंने आपको पैसे भेजे उनको कैश ही दे देंगे। आरबीआई ऐसे अकाउंट पे काफ़ी कड़ी नज़र रखती है। I4C का कहना है कि हमने देखा है, जो हमारी इन्वेस्टिंग एजेंसी है, कम से कम डेली 4000 म्यूल बैंक अकाउंट को आइडेंटिफाई कर रही है, और इस अकाउंट में जो पैसा आता है वो काफ़ी मायने में, या हो सकता है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज़ किया जाए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, या फिर हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारी कंट्री को वो पुश कर सकता है इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज में। तो सबसे बड़ा गोल्डन हावर क्या होता है, आप रिपोर्टिंग करो क्राइम की विद इन 24 आवर। I4C ने खुद की हेल्पलाइन बनाई है, पोर्टल बनाया है जो लिंक करता है स्टेट पुलिस से। साथ में उन्होंने ओवर 300 फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, बैंक्स एंड वॉलेट कंपनी को साथ में लिया है। वो रियल टाइम अलर्ट भेजते हैं बैंक को और पेमेंट वॉलेट्स को बाय I4C आफ्टर फाइनेंशियल फ्रॉड इज रिपोर्टेड। और उनको कहा जाता है कि आप जो अकाउंट है या जो मनी है उसको फ्रीज कर दीजिए। अब चलते एक पिक्चर ऑफ द वीक की तरफ। ये पिक्चर क्लिक की है आंध्र प्रदेश में, अ डे वेल स्पेंट, जिसमें नाम है कुंभुम टैंक का, जो प्रकाशम जिला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे। और इसको बनाया गया था प्रिंसेस वरद राजम्मा, जो श्री कृष्ण देवराया विजयनगर के किंग थे, उनकी वाइफ ने 15th सेंचुरी में। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्व है। ये आपका एक प्री का फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते अगले पॉइंट की तरफ। ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी हो या मेंस में भी हो। क्या कंट्रोवर्सी है धनुष और नयनतारा की, और क्या कहता है हमारा कॉपीराइट लॉ ऑन मूवीज पे या फिल्म पे। इस आर्टिकल की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। इतिहास गवाह है कि कॉपीराइट का जो लॉ है वो काफी हद तक मिसयूज किया गया है टू सप्रेस स्पीच जो किसी एक आदमी की या किसी एक सोसाइटी के व्यूज के साथ मैच नहीं करते। काफी सारे रिक्वेस्ट भेजे गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये जो स्ट्रैटेजी है यूज की जाती है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से या इंडिविजुअल की तरफ से टू साइलेंस अपोनेंट्स एंड क्रिटिक्स। तो क्या कंट्रोवर्सी है इसकी। एक मूवी आई थी
आप ये पोस्टर देखिए, नन्नम राउडी धान, इसका मतलब है मैं भी राउडी हूं। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे विघ्नेश, जिन्होंने बाद 2015 की मूवी आई थी, डायरेक्टर विघ्नेश थे। उन्होंने 2022 में नयनतारा जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है उनसे शादी कर ली। और ये जो मूवी थी उसको प्रोड्यूस किया था धनुष की एक कंपनी ने, जिसका नाम है वंडर बार फिल्म्स। बात यहाँ तो ठीक है। अब बात यह हो गई कि जो नेटफ्लिक्स कंपनी है वो एक बायोपिक बनाना चाहती है नयनतारा के लाइफ पे। और उनका कहना है कि हमें जो ये फिल्म है नन्नम राउडी धन से, उसमें से कुछ पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा कुछ निकालना है वहां से, कुछ वीडियो हमें डॉक्यूमेंट्री में ऐड करनी है, बायोपिक में ऐड करना है। तो धनुष जी बुरा मान गए, उन्हें सीधा कोर्ट चले गए कि ये तो मेरी कॉपीराइट का वायलेशन है। तो भारत में कॉपीराइट को कैसे, फिल्म को कॉपीराइट कैसे किया जाता है, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, पर्टिकुलरली ऑन पावर, ऑन जेंडर डायनेमिक्स विद इन फिल्म इंडस्ट्रीज। इसमें दो साइड्स आती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आता है कॉपीराइट आपको किस काम का मिला है और ये कॉपीराइट का ओनर कौन है। सेकंड पॉइंट आता है क्या ये जो कॉपीराइट का ओनर है उसको राइट है कि वो कंप्लीटली कंट्रोल करे अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्शन को, अपने जो उसने बनाया उसको। इंडिया का कॉपीराइट लॉ कहता है ट्रीट्स अ फिल्म, एक फिल्म को मानता अमलगेमेशन ऑफ वेरियस कॉपीराइटेबल कंपोनेंट्स। सो अगर कॉपीराइट लॉ वेस्ट करता है, क्या बात करता है, दो बातें करता है। कॉपीराइट ऑफ अ सिनेमाटोग्राफिक प्रोड्यूस विथ इट्स प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को अधिकार है अपने मूवी का कॉपीराइट देने का, पर नॉट ऑल कॉपीराइट्स रिलेटेड टू अ मूवी वो प्रोड्यूसर के पास रहेंगे। जो 1957 का कॉपीराइट एक्ट है उसमें सेक्शन 52 आता है, उसमें एक पॉइंट है फेयर डीलिंग का। उसमें अलो किया गया है पीपल को कि आप किसी भी कॉपीराइट वर्क को यूज कर सकते हैं फॉर सर्टन पर्पज के लिए, एज लॉन्ग एज वो आपका जो पर्पज हो वो फेयर रहे। आप बाकी आर्टिकल पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ आएगा। अब चलते थोड़े अगले पॉइंट तरफ। K4 मिसाइल, हमने एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है जिसकी रेंज कम से कम 3500 किलोमीटर है। ये प्रीलिम फैक्ट क्वेश्चन है, या हो सकता है GS3 में सिक्योरिटी या डिफेंस इसमें आ जाए। इस वजह से हमें एक मेजर बूस्ट मिलता है टू न्यूक्लियर डिटरेंस एंड स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज। हमने ये टेस्ट की थी INS अरिहंत से, और हमारी फर्स्ट टेस्ट है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम अ सबमरीन। INS अरिहंत हमारी सेकंड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, और सबको पता है कि पहली सबमरीन का नाम है INS अरिहंत। अब आगे चले। ये एक समिट चल रही है, कांग्रेस चल रहा है वाराणसी में, नेशनल सीड कांग्रेस जो 13 नंबर का है, जहाँ पे दुनिया भर के पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट और फार्मर आए, किसान आए। वो चाहते हैं कि सीकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फूड सिक्योरिटी की फेस हमें सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए। साथ साथ में क्रॉप्स को भी डिसीज का सामना करना पड़ रहा है, वेरियड डिसीज आ रहे हैं। आर्टिकल में 2 पॉइंट पे फोकस किया गया है। एक पॉइंट आता है सीड इंडस्ट्री की तरफ से। जो प्राइवेट सीड इंडस्ट्री है वो डिमांड कर रही है 1 नेशन 1 लाइसेंस की, क्योंकि उनको प्रोमोट करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हाइब्रिड सीड का यूज करना है।
जो प्राइवेट सेक्टर ने बनाया था। अगर सीड इंडस्ट्री में वन नेशन वन लाइसेंस रहा तो एक प्राइवेट कंपनी अपना सीड भारत में कहीं भी बेच सकती है, उसको हर बार अलग अलग स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। GS3 में टॉपिक है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स, उसमें सीड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये न्यूज़ हम वहाँ लिंक कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हम कमिटेड है टू इंश्योरिंग बेस्ट क्वालिटी सीड फार्मर के लिए। तो वहाँ पे एक एटलस और वेब पेज भी बनाया गया, अब्स्ट्रैक्ट कंपेडम राइस फॉलो वेब पेज एंड अब्स्ट्रैक्ट, जो काम करेगा बिहार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस जो कांग्रेस है, नेशनल सीड कांग्रेस की थीम क्या है? हो सकता है अगली बार यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा जाए। फोस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशन, पार्टनरशिप एंड नॉलेज इन सीड सेक्टर। थैंक यू।